ज्योग्राफी वाले आ गए हो। क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज। और यहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। देखो भाई साहब, अब बहुत लंबी सी जर्नी आपने कवर कर ली है, बहुत सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं और बहुत सारे रैपिड रिवीजन भी कवर हो चुके हैं। मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और सारे नोट्स भी आपका देखते जा रहे हो। और जैसे तुम इंस्टा पे आपका स्क्रॉलिंग करते हो वैसे ही तुम इन रैपिड रिवीजन को भी बढ़िया आनंद के साथ देख रहे हो। पर अगर किसी ने अभी तक चैप्टर्स को रिवाइज नहीं किया है तो वो जाकर पहले वन शॉट वीडियोस देख ले और उसके बाद रैपिड रिवीजन देखोगे तो तुमको अलग ही मजा आने वाला है। और जिन्होंने पढ़ाई करके रखी है वो रैपिड रिवीजन देखें, आराम से तसल्ली के साथ सुने। सारे चैप्टर के जितने कंसेप्ट हैं वो सब यहीं पर आपका कवर होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो बिल्कुल आपका, जैसे तुम्हें पता है कि श्री राम जी को अपना लक्ष्य याद था, एकलव्य को आपका पता था कि उसको निशाना कहां साधना है, और अर्जुन जी को आपका यह पता था कि आपका जो एक ही आंख है वहीं पर आपका निशाना लगाना है। ऐसे ही तुम्हें भी आपका बिल्कुल फोकस्ड होकर निशाना लगाना है अपने पेपर के ऊपर और पेपर आपका कर देना है बिल्कुल मजेदार। तो तुम बस कहर मचा दो, कान में लगाओ ईयरफोन और अब मैं तुम्हें आपका पूरा चैप्टर क्या करता हूं समझा देता हूं। देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें ओशियनोग्राफी, मतलब ये जो वाटर ओशन है ना, इसमें आपका ओशियनोग्राफी आती है। ओशियनोग्राफी होती क्या है? ओशियनोग्राफी आपका फिजिकल ज्योग्राफी की एक ब्रांच है जिसमें हम ओशियंस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। अगर तुम ओशियंस वगैरह को देखोगे तो क्योंकि ओशियन बहुत बड़ा, लगभग 70% इलाका कवर करते हैं पूरे वर्ल्ड का, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी आपका जाना जाता है। अगर तुम देखोगे तो हमारे पास 5 मेजर आपका बेसिकली क्या है, 5 मेजर ओशियंस है जिसमें इंडियन ओशन आता है, अटलांटिक आता है, आर्कटिक ओशन है, पैसिफिक है और एंटार्क्टिक ओशन है। अगर इसके बाद तुम आगे बढ़ोगे तो अभी हम एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को आपका समझते हैं जहां पर पानी कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है और एक स्टेट से दूसरी स्टेट को चेंज कर रहा होता है। उसी स्टेट चेंज को आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इवेपोरेशन, अब देखो इवेपोरेशन की स्पेलिंग आपका मत देखना तुम, PORATION होगी ये, और एक होता है कंडेंसेशन। जब पानी आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो इवेपोरेशन की तरफ आ जाएगा और कंडेंसेशन के अंदर गैसियस से सॉलिड स्टेट में अपन आपका चले जाएंगे। तो ऐसे ही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनती है जहां पर बेसिकली सरफेस से गर्म हवा ऊपर उठेगी, गर्म हवा ऊपर उठने के बाद क्या होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर वो ऊपर जाकर क्लाउड्स बनाएगी, क्लाउड से आपका फिर क्या होती है, बारिश होती है, और बारिश के बाद फिर वो क्या करता है, फिर वो आपका धीरे धीरे बरसात होती है, प्रेसिपिटेशन होगी, फिर से वो पानी नीचे, फिर वो स्नो मेल्ट आएगी, फिर वो आपका धीरे धीरे कर एक कंप्लीट साइकिल एक मार्तरी से बनती हुई जाएगी। तो इसी को अपन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। अगर तुम देखोगे तो हमारे पास बहुत सारे ओशियन बेसिन भी हैं और उनकी टोपोग्राफी भी आपका कवर है। अगर मैं तुमको बताऊं तो ओशियन बेसिन को 2 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है, एक है मेजर ओशन रिलीफ और एक है माइनर ओशन रिलीफ। अगर मैं आपका ओशन फ्लोर्स की बात करूं तो ओशन फ्लोर्स को 4 मेजर कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले आते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर आते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर आते हैं डीप सी प्लेन और उसके बाद आते हैं ओशियनिक डीप्स। इनके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में आपका समझाया कि कहां पर है, पर फिर भी मैं तुम्हें छोटा छोटा आपका बताता हूं। जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बात करेंगे तो लगभग पूरे वर्ल्ड ओशन का 7.5% टोटल एरिया कवर करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और जितना भी डिपॉजिट वगैरह विंड के कारण, वेव्स के कारण और जो रिवर्स हैं वो लेकर आती हैं, वो यहीं पर आकर धीरे धीरे आपका क्या करती हैं, आपका लेकर डिपॉजिट करने लग जाती हैं। ये बहुत ही जेंटल स्लोप होता है जहां से आपका चीजें जानी शुरू होती हैं। फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है। अच्छा, इसमें ना जो जेंटल स्लोप होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर वो 1 डिग्री सेल्सियस का रहेगा। या उसके अलावा कॉन्टिनेंटल स्लोप की तरफ जाओगे तो स्लोप मतलब जैसे नीचे की तरफ जब तुम समुद्र के अंदर उतरना शुरू करोगे। फिर उसके बाद डीप सी प्लेन, मतलब आपका बेसिकली ये वाला इलाका जहां पर तुम जाकर धीरे धीरे अपना पार्ट देख सकते हो और यहां पर कोरल रीफ्स वगैरह भी दिखाई देंगे। ओशियनिक डीप जाओगे तो लगभग ये 5500 मीटर तक का आपका फैला हुआ इलाका है एंड दिस इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। अगर तुम देखोगे तो आपका धीरे धीरे, जैसे मरियाना ट्रेंच की बात करते हैं जो कि पैसिफिक ओशन में दिखाई देती है, वो भी ओशियनिक डीप का ही आपका पार्ट देखने को मिलेगा। फिर अगर मैं माइनर रिलीफ की बात करता हूं तो उसमें अलग अलग पार्ट है, जैसे ग्योट्स आते हैं। फिर ग्योट्स के अलावा आपका बेसिकली सबमरीन कैन्यॉन्स हैं। अब ये सबमरीन कैन्यॉन जब तुम कॉन्टिनेंटल शेल्फ से नीचे की तरफ जाओगे तो तुम्हें यहां पर आपका बेसिकली क्या दिखाई देंगे, ये स्लोप के नीचे को जहां पर ये ट्रेंचेस हैं, 2 पार्ट में आपका रिलीफ डिवाइड हो रहा है, उसमें क्या होगा, उसमें आपका तुम्हारे पास सबमरीन कैन्यॉन्स डिवाइडेड हो जाएंगे। ऐसे ही ग्योट्स होता है। ग्योट्स की पूरी एक आपका मैंने तुम्हें समरी दी है। जैसे
अगर तुम देखोगे तो ग्योट्स में आपका जो बेसिकली अटोल्स भी आपका अलग से आएंगे, ये दो आपका रिलीफ है। अब अटोल कैसे होगा, पहले एक वोल्केनिक आइलैंड आएगा, फिर वो धीरे धीरे कर आपका सिंक करेगा, फिर वो ग्योट में कन्वर्ट होता है सबसे पहले सिंकिंग आइलैंड, क्योंकि ये आसपास जो है वो बेसिकली क्या है, कार्बोनेट पार्ट है। फिर वो बैरियर रिलीफ आती है, फिर वो जो आपका कोरल रीफ के पार्ट्स होते हैं ना वो चारों तरफ इसके कवर हो जाते हैं, और जब ये आपका जो पार्ट होता है जो वोल्केनिक आइलैंड का, जब ये धीरे धीरे आपका डेनुडेशन के कारण नीचे चला जाता है तो ये चारों तरफ जो रिंग बन जाती है, इसी से अटोल बनता है, और फिर वो सी माउंट में आपका कन्वर्ट होता हुआ तुमको दिखाई देगा। तो ये अटोल्स हो गए, ग्योट्स हो गए, सबमरीन कैनियंस हो गए। इसके बाद आपका एबिजियल प्लेन आता है। एबिजियल प्लेन को आपका देखोगे तो वो बेसिकली और पार्ट नीचे की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही अगर तुम आपका और पार्ट में जाओगे तो ऐसे टेम्परेचर, जैसे ओशन वाटर है हमारा, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर को क्या करते हैं, आपका या क्या करते हैं, जैसे अगर आपका फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, तो सबसे पहले लेटीट्यूड आता है। अगर लेटीट्यूड चेंज होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वहां का टेम्परेचर को क्या कर देगा, इंपैक्ट करता हुआ जाएगा। ऐसे ही अगर तुम देखोगे तो कहीं पर पानी बहुत ज्यादा गर्म है, कहीं पर पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर का भी एक इंफ्लुएंस रहता है किसके ऊपर, टेम्परेचर ऑफ वाटर के ऊपर। फिर आती है प्रिवेलिंग विंड्स। अगर विंड आपका बहुत ज्यादा चल रही है, वेस्टर्लीज तेज चलेंगी, तो वो अल नीनो का सारा पानी आपका ऑस्ट्रेलिया से लेकर कहां चले जाएंगे, पेरू वाले कोस्ट पर, और अगर वो कम हो गई तो फिर वो आपका रीजन चेंज हो जाएगा। ऐसे ही ओशन करंट है, कहीं पर वार्म ओशन करंट है, कहीं पर कोल्ड ओशन करंट है। अब यहां से दो तरीके से आपका चैप्टर को डिवाइड किया जाता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को ओशंस में आपका पढ़ोगे तो फिर वो किसकी मदद से पढ़ा जा सकता है, एक तो लैंड और सी के डिस्ट्रीब्यूशन से, कि कहां कहां पर कितना लैंड है और कहां कहां पर कितनी कितनी सी है। जैसे नदर्न हेमिस्फीयर में अगर अपन बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज मोर एज कंपेयर टू द सदर्न हेमिस्फीयर, और ओशियन जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, हाई टेम्परेचर में रहते हैं, लाइक पैसिफिक ओशन, एज कंपेयर टू द सदर्न हेमिस्फीयर लाइक अंटार्कटिका। अब जैसे जैसे आपका बेसिकली और आगे बढ़ोगे तो फिर इनकी सैलिनिटी को भी आपका इंपैक्ट करते हो जाएंगे, सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर भी इंपैक्ट होते हैं। अब जो सैलिनिटी है वो रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट इन द सी वाटर, कितना आपका बेसिकली सॉल्ट पानी के अंदर घुला हुआ है, और इसको अपन कैलकुलेट करते हैं पीपीटी के अंदर। एवरेज सैलिनिटी आपका जो होती है सी वाटर की, दैट इज 35 पर 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर। अब इसके भी फैक्टर होते हैं सैलिनिटी को जो इंपैक्ट करते हैं, एक तो होता है टेम्परेचर। ऐसे एरियाज जो कि इक्वेटर के आसपास है वहां पर टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा, इवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा, और एडिंग सॉल्ट आपको ओशन सरफेस में देखने को मिलेंगे। फिर फ्रेश वाटर वाली आपका कंडीशन में, फ्रेश वाटर जो रिवर से आती हैं वहां पर आपका सैलिनिटी क्या होगी, कंपैरेटिवली कम होगी। ऐसे ही ओशन करंट में वार्म ओशन करंट और आपका कोल्ड ओशन करंट अलग अलग हो जाएंगे। फिर आते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की तरफ। अगर सी सरफेस सैलिनिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो हाई इवेपोरेशन रेट की वजह से होगा, एंड इट इज रिड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर। जहां पर आपका पानी क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर जुड़ता जाएगा, वहां पर आपका इवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, और मोर सैलिनिटी विल ऐड मोर सॉल्ट टू द वाटर। तो अब ये बेसिकली आपका क्या होती है, चेंज होती है। और हेलोसलाइन इज द लाइन विच हेल्प्स इन रिफ्लेक्टिंग द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इन दी सी, कि कितना आपका बेसिकली उसके अंदर सॉल्ट है, वो कौन सी लाइंस पे दिखाई देगा, तो हेलोसलाइन लाइन आपको दिखाई देंगी। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा चैप्टर आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप इस चैप्टर को और अंततः बहुत डिटेल में जाकर पढ़ना चाहते हैं, एक एक चीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज जाकर आपका एक बार वन शॉट को भी देखिएगा, और वरना तो यहां पर सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर करा ही दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत खुश रहेंगे, अपने लक्ष्य को ध्यान रखेंगे, और मैं अंत तक तुम्हारा साथ लेकर चल रहा हूं। जब तक तुम पेपर के जाओगे और पेपर के हॉल में बैठोगे, या आगे भी कभी जिंदगी में, जब तक तुम्हारी आपका चीजें सही ना हो जाए, मैं हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ चल रहा हूं। उम्मीद रखो, प्यार दिखाओ, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स, कीप रॉकिंग इट, कहर मचा दो। जय हिंद।